हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम चालू करने वाले हैं 11th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके बच्चों, तो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग नोट करें एस ब्लॉक एलिमेंट। हमने आज स्टार्ट किया है एस ब्लॉक तत्व। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और हमेशा कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो भाई इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका काफी सारा पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं इसका, लेकिन यहाँ पर हम उसको दोबारा रिवाइज करके देखेंगे ताकि वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो भाई हम बच्चों बात करें कि आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनका जो स्थान है वो बाईं तरफ रखा गया है। ठीक है, वो बाईं तरफ है और जो दाईं तरफ है वो क्या है बच्चों, वो तो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो दायां उधर हो गया और बायां इधर हो चुका है। तो बाईं तरफ में हम एस ब्लॉक के एलिमेंट को स्थान देते हैं। और बच्चों आपको बताते हैं कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको हमने आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में स्थान दिया है। तो भाई आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि जो एस ब्लॉक के जो तत्व है उनको हमने क्या किया भाई, यहां पर हमने एस ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको हमने आवर्त सारणी के अंदर कहां रखा है, हमने उनको आवर्त सारणी के अंदर वर्ग संख्या 1 में, वर्ग संख्या 1 में और वर्ग संख्या 2 में स्थान दिया है। उसको हमने यहां पर वर्ग संख्या 1 और 2 में उनको स्थान दिया गया है। भाई वर्ग संख्या 1 और 2 को मेंडलीव के अनुसार फर्स्ट ए भी कहा जाता है और उसको हम सेकंड ए वर्ग भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर यदि हम बात करें एस ब्लॉक तत्व की तो यहां पर एस ब्लॉक तत्व में सबसे पहले जो तत्व हमें दिखाई दिया वो है हाइड्रोजन है, उसके बाद में लिथियम है, देन सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है और नेक्स्ट फ्रांशियम होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट में बात है हम यदि हम बात करें यहां पर नेक्स्ट वर्ग 2 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के सामने कोई भी तत्व उपस्थित नहीं होता है। लिथियम के सामने यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों बेरिलियम मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको मिलता है मैग्नीशियम मिल जाता है, फिर इसके जस्ट नीचे मिलता है आपको कैल्शियम मिलता है, इसके बाद में आपको मिलता है स्ट्रोंशियम मिल जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मिल जाएगा Ba एंड यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट में Ra रेडियम। तो भाई ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। यदि इनके हम वर्ग संख्या नोट करना चाहेंगे तो वर्ग संख्या देखिए, या हाइड्रोजन को हमने वर्ग संख्या 1 में रखा है, यहाँ पर लिथियम बेरिलियम को हमने वर्ग संख्या 2 में, सोडियम और मैग्नीशियम को हमने वर्ग संख्या कहां पर रखा भाई, 3 में रखा है। वर्ग संख्या 1 है भाई, हम बात करें आवर्त की बात करें ना, तो ये आवर्त संख्या 1 2 3 है। नेक्स्ट हम आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त यहाँ पर 4 हुआ, पोटेशियम और कैल्शियम का। 5वें नंबर पर हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर रुबिडियम और स्ट्रोंशियम क्या है, आवर्त संख्या 5 में है। सीजियम और बेरियम की हम बात करते हैं तो ये आवर्त संख्या 6 में है। फ्रांशियम और रेडियम क्या भाई, आवर्त संख्या यहाँ पर 7 में उपस्थित होते हैं। तो भाई हमने इस प्रकार से इसको नोट किया है और हम भली बात जानते हैं बच्चों कि जो वर्ग संख्या 1 के जो तत्व होते हैं उनको हमने एक कॉमन नेम, एक सामान्य नाम दे रखा है जिसका नाम है क्षारीय धातु बोलते हैं बच्चों। ओके, तो हमने क्या पता किया, हम जानते हैं ऑलरेडी कि वर्ग संख्या 1 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर वर्ग संख्या 1 के तत्व को हम बोलते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। तो हमने नोट किया कि इस वर्ग में कौन सी धातु आती है भाई, क्षारीय धातु आती है। भाई आप नाम से देखिए आपको पता लग रहा है क्षारीय धातु, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन सब तत्वों के जो यौगिक होंगे उनके जो गुण होंगे वो क्या होंगे, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इसको हमने बोला है क्षारीय धातु कहा गया है। ओके बच्चों, यदि हम बात करें वर्ग संख्या 2 की हम बात करते हैं तो वर्ग संख्या 2 का जो सामान्य नाम होता है वो होता है बच्चों क्या, वो होता है क्षारीय मृदा धातु। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि इनकी जो प्रवृत्ति होगी, इनके जो यौगिक होंगे, इनके जो गुणधर्म शो करेंगे ये वो भी क्या होंगे, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और ये तत्व सामान्यतः कहां मिलते हैं बच्चों में, ये तत्व सामान्यतः में मृदा में मिलते हैं, इसलिए इसको हमने मृदा के हिसाब से इसको हमने क्षारीय मृदा तत्व नाम दे दिया है। तो भाई इनके सामान्य नाम हो चुके हैं। यदि हम बच्चों बात करें आगे
कि यहां पर इन तत्वों की संख्या कितनी है, तो आइए हम गिनते हैं। यदि हम एस ब्लॉक के तत्व की बात करें बच्चों यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 तत्व तो वर्ग संख्या 1 में है। उसके बाद में यहां पर 8 9 10 11 12 और 13 तत्व में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने नोट किया यहां पर तत्वों की संख्या कितनी है भाई, यहां पर लिखा हमने कुल तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, अभी यहां पर दिखाई दे रही है 13। और आपको हम एक बात और बता दें यहां पर बच्चों, जो हीलियम होता है वो हीलियम भी एस ब्लॉक का ही सदस्य है, वो एस ब्लॉक का ही क्या है, मेंबर है। लेकिन हमने उसको पी ब्लॉक के साथ में रखा गया है, उसको हमने वहां पर दाईं तरफ रखा है। ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि उसके जो गुणधर्म थे बच्चों वो अक्रिय गैसों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको हमने अक्रिय गैसों के साथ में वहां पर रख दिया है। लेकिन वो रियली में एस ब्लॉक का ही तत्व है। भाई बताइए ऐसा क्यों है, वो इसलिए ऐसा है बच्चों क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाता है भाई, वो एस उपकोष में एंटर करता है, जाता है यहां पर एस उपकोष के अंदर, इसलिए इसको हमने एस ब्लॉक का तत्व मान लिया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे भाई, यहां पर 13 और एक ये हो गया पे हीलियम, तो ये मिलेगा आपके पास टोटल मिलेगा 14 हमें मिल जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहां पर तत्वों की संख्या को पता किया कि ये 14 तत्व होते हैं, जो 13 में बाएं तरफ दिखाई देंगे और एक हमें उधर भी काउंट करना है हीलियम को, क्योंकि वो भी एस ब्लॉक का ही तत्व है। नेक्स्ट नंबर पर हम बच्चों बात करते हैं, यदि हम बात करें यहां पर क्षारीय धातु की बात करते हैं, तो अपने पास में जो क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु अपने पास में है। और दूसरा हमने नोट किए हैं कौन सा भाई, क्षारीय मृदा धातु की हम बात कर रहे हैं। यदि इनका हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मीनिंग क्या हुआ कि हम बाह्यतम कक्ष की स्थिति को यहां पर बता रहे हैं कि बाह्यतम कक्ष की स्थिति किस प्रकार से होगी यहां पर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इनको हमने रखा है वर्ग संख्या 1 में रखा है, इसको रखा हमने वर्ग संख्या 2 में रखा है। भाई वर्ग संख्या के अनुसार हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता सकते हैं। हम क्या बताएंगे भाई कि इनके बाह्यतम कोश, जिसको हम लिखते हैं एन के द्वारा लिखते हैं, बाह्यतम कोश हमेशा क्या होगा, एस होगा। यहां पर एस ये उपकोश हुआ और वर्ग संख्या 1 है, तो इसके एस में आपको एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देना है, तो ये हो गया NS1। हम यहां पर बात करें वर्ग संख्या 2 के जो धातु है अपने पास में, जिसका नाम है क्षारीय मृदा धातु है, हम इनके बाह्यतम कोश की बात करते हैं, तो बाह्यतम कोश एन होगा। यहां पर उपकोश कौन सा होता है भाई, यहां पर उपकोश होगा एस, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व है ये। यहां पर वर्ग संख्या 2 है, तो हमने यहां पर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एस ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो NS1 या फिर NS2 होगा फाइनली। इसके आगे आपको कोई भी चीज नोट नहीं करनी है, तो आपने नोट किया यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हुआ है किस प्रकार से, यहां में मिला है किसा NS, बाह्यतम कोश N है, उपकोश S है, जहां पर यदि 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वर्ग संख्या 1 का सदस्य है, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो वर्ग संख्या 2 के सदस्य को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो ये हो गया NS1 से लेकर 2। तो भाई हमने इस प्रकार से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया है। यदि हम बच्चों हम बात करें यहां पर दूसरी, तो यहां पर विन्यास के बाद में आता है इनकी जो वैलेंसी है, उसकी हम बात करते हैं कि वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी का मीनिंग हुआ कि इनकी जो संयुक्तता है वो कितनी होती है। तो भाई आप देखिए धातु है भाई, है ना, धातु का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम धातु कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या करते हैं भाई, जहां पर धातु लिखा है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तो आप बताइए कि इसके बाह्यतम कोश में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकी जो संयुक्तता हमें दिखाई दी है वो कितनी है भाई, यहां पर 1 हमें दिखाई देगी, क्योंकि ये मात्र बाह्यतम कोश से 1 ही इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आंतरिक कोश पूर्ण रूप से आपको भरा हुआ दिखाई देगा। ओके, यदि हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं बच्चों यहां पर, तो ये बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे भाई, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद में इनके आंतरिक कोश में पूर्ण रूप से भरे हुए दिखाई देंगे। हम बात करें बच्चों कोश की, ना कि उपकोश की, है ना, तो यहां पर एस क्या है, ऐसा आप ना समझे कि सर ये भी तो पूरा भरा हुआ है। भाई ये उपकोश भरा हुआ है। यदि यहां पर P6 होता तो हम बोलते हैं कि भाई NS और NP पूरा भरा हुआ है, यानी कोश पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहां पर कोश भरा हुआ नहीं है, यहां पर मात्र क्या है, उपकोश भरा हुआ है। ओके,
तो हमने बताया यहाँ पर कि इनकी जो वैलेंसी होती है या जो संयोजकता होती है वो 1 और 2 होती है। तो हमने नोट किया संयोजकता की हमने बात करी है, तो यहाँ पर कितनी मिली हमें, यहाँ पर 1 और 2 मिली यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और हमने ये जो नोट किया था ये क्या था, इनका विन्यास था, ये हमने विन्यास को भी प्रदर्शित कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर बात है बच्चों, ठीक है, यदि हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो काफी इजी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। आइए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको बस बच्चों क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अक्रिय गैस के नाम और नंबर आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अक्रिय गैस का नाम और नंबर आपको यदि याद है तो इनके विन्यास आप कंप्लीटली बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस प्रकार से कैसे करते हैं। जब मैं अक्रिय गैस की बात करूं तो अक्रिय गैस आपको याद करना होगा हीलियम, नियोन, हीलियम के बाद में क्या आएगा भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और लास्ट में आएगा 118। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन और 118। तो ये तो मैंने उनके नाम को या उनके सिंबल्स को याद कर लिया है। यदि मैं इनके परमाणु क्रमांक को भी याद करना चाहूंगा तो मैं इसको ऐसे याद करूंगा, हीलियम 2 पर है, नियोन 10 पर है, आर्गन 18 पर है, क्रिप्टन 36 पर है, जिनोन 54 पर है, रेडोन 86 पर है और लास्ट नंबर की जो अक्रिय गैस होगी उसका नंबर क्या होगा, 118 होगा। तो भाई आप इनके नंबर को याद कर लें और उनके सिंबल को या प्रतीक को आप याद कर लें। ओके भाई, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यदि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट करता हूं तो विन्यास के बारे में मुझे पता चलेगा इनके वर्ग संख्या से। ओके बच्चों, वर्ग संख्या से आप इनका विन्यास आसानी से नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे भाई, यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो आवर्त संख्या है हाइड्रोजन का वो कितना है, वो है 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाह्यतम कोश का जो नंबर होगा वो मात्र 1 ही होगा। ओके बच्चों, तो बाह्यतम कोश का नंबर कितना है, यहाँ पर ओनली आपको दिखाई देगा 1। तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूं कि बाह्यतम कोश हाइड्रोजन का 1 है, उपकोश कौन सा है भाई, ए से, वर्ग संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका विन्यास क्या हो गया, 1s1 हो चुका है। यदि हम बच्चों बात करें यहाँ पर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का बाह्यतम कोश क्या मिलेगा आपको, बाह्यतम कोश मिलेगा आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे आप 2 और उपकोश ए से, वर्ग संख्या 1 है। ओके, तो आप देखिए 2s1 इसका विन्यास हुआ बाह्यतम कोश का। अब आपको क्या करना है भाई, लिथियम के आगे अक्रिय गैस को नोट कर देना है। लिथियम के पहले जो अक्रिय गैस आती है वो कौन सी होती है भाई, वो होती है हीलियम। तो हमने यहां पर हीलियम तक विन्यास को नोट किया है। विन्यास को नोट करने के बाद में आपको लिखना है 2s1। सेम यहां पर सोडियम है तो यहां पे क्या आएगा भाई 3s1, यहां पे क्या आएगा 4s1, यहां पे क्या मिलेगा आपको 5s1, यहां पे क्या मिलेगा 6s1, यहां पे क्या मिलेगा 7s1, आपको इस तरह से मिल जाएगा। सबके आगे अक्रिय गैस लगाना ना भूले भाई। सोडियम के पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियोन आती है, तो आपने नियोन नोट किया, नियोन तक आपने विन्यास नोट किया है। पोटेशियम के पहले कौन सी आएगी भाई, आर्गन मिलेगी आपको। इसके बाद में यहाँ पर रुबिडियम के पहले कौन सी मिलती है भाई आपको, यहाँ पर जिनोन मिल जाती है। जिनोन के बाद कौन सी मिलेगी आपको, यहाँ पर रेडोन मिल जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ पर नियोन लिखा, आर्गन लिखा, यहाँ पर आपने को मिलेगा क्या, क्रिप्टन मिल जाएगा भाई। क्रिप्टन के बाद में यहाँ पर जिनोन मिल जाएगा और जिनोन के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा Rn। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी का विन्यास प्रदर्शित कर दिया अक्रिय गैस को नोट करते हुए। यदि हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेरिलियम का आवर्त संख्या कितना है। बेरिलियम का आवर्त संख्या भाई कितना है, 2 है। यहाँ पर उपकोश कौन सा आएगा, एस ब्लॉक का तत्व है तो AC आएगा। वर्ग कौन सा है, 2 है, तो मैंने 2 नोट किया। तो बाह्यतम कोश में क्या आएगा भाई 2s2 मिलेगा हमें यहाँ पर। इस प्रकार से मैग्नीशियम में क्या मिलेगा 3s2 मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 4s2 मिलेगा। यहाँ पर आपको 5s2 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 6s2 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 7s2 यहाँ पर इसका विन्यास दिखाई देगा। अक्रिय गैस की हम बात करें तो अक्रिय गैस वही हमें कॉपी करनी है जो हमने इधर नोट किया है। बेरिलियम के पहले अक्रिय गैस कौन सी थी भाई, यहाँ पर हीलियम है तो आपने हीलियम को नोट किया। यहाँ पर आपने देखा कौन से, यहाँ पर आपको मिलेगी नियोन, तो आपने यहाँ पर नियोन को नोट किया है। यहाँ पर आपने पास आर्गन है अक्रिय गैस, तो आपने आर्गन को नोट किया। यहाँ पर क्रिप्टन है तो स्ट्रोंशियम के पहले अक्रिय गैस कौन सा आती है भाई, क्रिप्टन आती है। फिर यहाँ पर जिनोन है, जिनोन के बाद में यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा रेडोन। रेडोन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ लगाना है Rn, अक्रिय गैस को लगा देना है। तो भाई इस प्रकार से काफी सामान्य इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको हम सामान्य रूप से याद कर सकते हैं। पर हमें एलिमेंट का या तत्व का आवर्त संख्या याद होनी चाहिए, उनका वर्ग संख्या याद होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले यदि आपने इनको याद नहीं किया है तत्वों को तो आप इनको याद कर लें। आपको सिंपल में याद करना है,
पहला है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। ओके, वर्ग नंबर 2 में आपको पहले में कुछ नोट नहीं करना है। आवर्त संख्या 2 में बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और लास्ट में आपको नोट करना है यहाँ पर रेडियम। ओके, तो इस टाइप से आप इसको याद कर लें। आपको काफी ट्रिक याद भी होगी इसके अनुसार, तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जनरली आप इसको नाम से याद करेंगे तो काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके, तो भाई हमने यहाँ पर इनका सामान्य विन्यास देख लिया है, यहाँ पर इनके हमने वैलेंसी के बारे में पता किया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता किया। तो भाई अब हम चालू करना चाहेंगे एस ब्लॉक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करना। ओके, तो हमने यहाँ पर सबको याद कर लिया है। अब हम आते हैं इनके गुणधर्मों के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने नोट किया गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक तत्वों के गुण धर्म, ठीक है, एस ब्लॉक तत्वों के हम गुणधर्म की बात कर रहे हैं। तो काफी इजी गुणधर्म है, यहां पर वन बाय वन हमको स्टडी करना है। यहां पर देखिए ध्यान से, भाई गुणधर्म की हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले आता है इनका रेडियस, इनके त्रिज्या की हम बात करेंगे कि इनके तत्वों की जो त्रिज्या है या आयनों की त्रिज्या है वो किस प्रकार से वर्ग में घटती है या बढ़ती है, हमें देखना होगा। तो बच्चों हम पहले नोट करते हैं, यहां पर हमने नोट किया त्रिज्या, या इसको लिख सकते हैं हम परमाणु या फिर आयनिक त्रिज्या। ओके बच्चों, भाई आयनिक या परमाणु त्रिज्या की हम बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोश का मान बढ़ेगा। भाई कोश का मान बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, भाई आकार भी वहां पे क्या होगा, कोश के अनुसार वहां पर बढ़ता आपको दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोश का मान बढ़ता है, एन का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी वहां पे क्या होगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। तो हमने नोट किया कि यहां पर हमने देखा कि एन का मान क्या हुआ, कोश का मान। तो कोश का मान बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है भाई, त्रिज्या का मान भी क्या होता है, त्रिज्या का मान भी वहां पर बढ़ने लगता है। तो यहां पर हमने नोट किया सामान्य रूप से कि एन का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा। जब हम एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो यहां पर लिथियम है और लास्ट में आपको मिलेगा क्या बच्चों, यहां पर हमने नोट किया फ्रांशियम तक, तो यहां पर आकार का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब हम बात करें बेरिलियम से लेकर कहां तक बच्चों, यहां पर नोट किया हमने RA तक, तो यहां भी क्या होगा, त्रिज्या के मान हमेशा बढ़ने लगेंगे। तो भाई आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर जो मैंने एरो है वो कुछ इस प्रकार से लगाए हैं। यहां पर त्रिज्या का मान काफी ज्यादा है, त्रिज्या का मान काफी कम, थोड़ा कम बढ़ा है, यहां पर और कम बढ़ा है, यहां पर आपको बहुत कम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों में D और F के इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देने लगेंगे। भाई D और F के इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगेंगे तो उनसे क्या होता है, संकुचन होता है। कौन कौन सा संकुचन होता है, D कॉन्ट्रैक्शन होता है या F कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो D और F में इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, वहां पर इनके आकार में थोड़ा संकुचन होने लगता है। संकुचन की वजह से क्या होता है, आकार बढ़ता तो है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, इसलिए मैंने साइन को इस प्रकार से नोट किया। सेम स्टोरी आपको यहां पे रिपीट करनी है। आकार का मान पहले ज्यादा होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा तो सही, लेकिन पहले के कंपेयर में कम बढ़ेगा, यहां पर और कम बढ़ेगा, यहां पर और कम बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे कम जो रेशो मिलेगा आपको लास्ट के 2 एलिमेंट में मिलेगा, जहां पर आकार के मान में कोई खास बढ़ोतरी होती आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, तो ये अपने पास हो चुके हैं परमाणु या आयनिक त्रिज्या का क्रम हमने नोट किया। नंबर 2 पे आता हूं बच्चों। जब हम गुणधर्म की बात करें तो हम देखते हैं यहां पर आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे हम। एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आयनेशन एनर्जी बोलते हैं, या आयनेशन पोटेंशियल बोलते हैं, या आयनेशन एंथैल्पी हम कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, हम प्यार से बोलते हैं इसको बच्चों IE या IP भी बोल सकते हैं। भाई आयरन एंथैल्पी की बात करें तो भाई ये धातु है। धातु का मीनिंग क्या हुआ
कि ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से, बहुत कम ऊर्जा से क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो भाई ये इनका काम है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो बहुत आसानी से क्या करते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इनकी आयन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी का जो मान होता है वो काफी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने नोट किया यहां पर एस ब्लॉक के तत्वों के IE के मान काफी कम होते हैं, क्योंकि ये धातु है। ठीक है, और धातु क्या करते हैं भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो हम बच्चों बात करें, ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान बढ़ेगा, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा है। यदि आकार का मान बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ने लगेगी। भाई बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत दूर चले जाएगा और नाभिक वहां पर बीच में रहेगा, तो दोनों के बीच में काफी क्या रहेगा, अंतर आ जाएगा, दूरियां बढ़ेगी। दूरियां बढ़ने से आकर्षण कम होता है, दूरियां बढ़ने से आकर्षण कम होता है। और यदि आकर्षण कम है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से कम ऊर्जा देकर भी हटा सकते हैं या वहां से उसको मुक्त कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को हम कम ऊर्जा देकर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से मुक्त कर सकते हैं, बस आकार बड़ा होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, यहां पर हमने देखा पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर, वर्ग में आकार बढ़ता है एवं IE के मान घटते हैं। ठीक है, आई के मान क्या होंगे भाई, वहां पर घटने लगेंगे। भाई हम बात करें, ऑर्डर की बात करते हैं, तो लिथियम में वर्ग नंबर 1 में लास्ट का एलिमेंट हम नोट कर सकते हैं सीजियम तक। फ्रेंशियम को आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। जब हम IE की बात करें तो IE का मान सबसे ज्यादा आपको कम मिलेगा, जिसका आकार छोटा है वहां मिलेगा, जिसका आकार बड़ा है वहां पर कम मिलेगा। ये हो गया वर्ग संख्या 1 के तत्वों में या फर्स्ट A के तत्वों में। यदि हम बात करें सेकंड में बेरिलियम हुआ, बेरिलियम की बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पाएंगे बेरियम तक, तो यहाँ पर बेरिलियम का IE का मान काफी ज्यादा होगा क्योंकि उसका आकार छोटा है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आयरन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है भाई, वहां पर कम होती जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं बच्चों, यहां पर सक्रियता की बात करते हैं। गुणधर्म नंबर है 3, जिसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी या सक्रियता हम देख रहे हैं। ठीक है, सक्रियता की हम बात करते हैं, रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं। भाई रिएक्टिविटी की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये सब धातु होते हैं और धातु का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है। ठीक है, तो त्यागने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के आधार पर इसके हम सक्रियता को चेक करते हैं। यदि हम आपसे पूछे बच्चों कि ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है क्योंकि आयरन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। ठीक है, कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो बताइए कौन सा तत्व अधिक सक्रिय होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर? तो आपका आंसर क्या होगा सर, नीचे आएंगे, नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर नीचे वाला तत्व बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और उस तत्व की जो सक्रियता होगी वो क्या होगी भाई, वो अत्यधिक आपको दिखाई देगी। ओके, तो आपका आंसर आ चुका है, आपने आंसर को पता कर लिया है, तो हम नोट कर देते हैं। हमने नोट किया वर्ग में नीचे आने पर एस ब्लॉक तत्वों की सक्रियता किस आधार पर देखा भाई हमने, इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर बढ़ने लगती है। तो अभी हम बात करें कि लिथियम से लेकर
सीजियम तक या वर्ग संख्या 2 में बेरियम से बढ़कर बेरियम तक हम बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन से तत्व की रिएक्टिविटी सबसे अधिक आपको दिखाई देगी? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर हमें सक्रियता दिखाई देगी किसकी? सीजियम की, क्योंकि सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो ये बात करी हमने किसकी बच्चों? यहां पर रिएक्टिविटी की या सक्रियता की हमने बात करी है। तो भाई आपने ध्यान से देखा बच्चों कि सीजियम क्या करेगा? सीजियम सभी एसब्लॉक तत्वों में बड़े आकार का है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? सीजियम इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। इसलिए क्या होता है बच्चों? सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम में लेते हैं, क्योंकि क्या होता है भाई, कम ऊर्जा से ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अधिक सक्रिय होता है, और इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस वजह से काम में लेते हैं। तो हमने नोट किया, तो यहां पर हमने देखा मैक्सिमम रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देगा किसमें? सीजियम में। और सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम में लेंगे। ठीक है, प्रकाश वैद्युत सेल में इसको हम काम में लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमने यहां पर रिएक्टिविटी के गुणधर्म पढ़ लिए हैं। आप इनको नोट भी करें और साथ में इनको याद भी करते जाएं। काफी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, तो आप इनको साथ साथ याद भी करते जाएं। ओके बच्चों, तो आपने इसको नोट किया। नेक्स्ट नंबर के गुणों पे आते हैं हम। अभी हमने 3 गुणधर्म का अध्ययन किया है, जहां पर हमने आकार, आयरन एंथैल्पी और यहां पर हमने सक्रियता को पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर हम आते हैं। यदि हम इनके बात करें, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें भाई, या विद्युत ऋणता की बात करें, तो उसके क्रम क्या होंगे वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे भी हम ध्यान से देखें तो ये भी काफी इजी है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम अंग्रेजी में प्यार से क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं हम EA कहते हैं। ठीक है, साथ में हम यहां पर वैद्युत ऋणता भी पढ़ लेंगे और वैद्युत ऋणता। ठीक है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं भाई? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। भाई एस ब्लॉक की हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन को बंद करके रखना है। नहीं, बाह्यतम कोश के अंदर हमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा, बंद करना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब होते हैं धातु होते हैं, और धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एस ब्लॉक के तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि इनके EA का मान क्या होगा? काफी कम होगा, वेरी लो होगा। यही बात हम करेंगे किसके अंदर? वैद्युत ऋणता के अंदर बात करेंगे भाई हम। EN के अंदर हम बात करेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती है, छोड़ने की पावर क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये धातु होते हैं, ये छोड़ना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनों को, ये ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि वैद्युत ऋणता में क्या करते हैं भाई? हम विद्युत ऋणता के अंदर हम बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, और बंद के इलेक्ट्रॉन को ये खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने का नेचर रखते हैं, ना कि खींचने का नेचर रखते हैं। तो दोनों ही जो गुणधर्म है बच्चों, इनके काफी कम होते हैं। तो हमने नोट किया, हमने यहां पर नोट किया भाई, नोट कीजिएगा यहां पर एस ब्लॉक तत्वों के EA व EN के मान बहुत कम होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो भाई हम बात करें, सभी तत्वों से तुलना करें, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, ए ब्लॉक से,
तो इनके ई ए के मान और ई एन के मान आपको सबसे कम दिखाई देंगे। ओके ओके बच्चों, तो ये हो गया आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर, हमने 5 को स्टडी किया है। 4 के बाद हम 5 में आते हैं, 4 के बाद हमने लिखा 5 पे आते हैं, हम बात करते हैं अब घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का हम स्टडी कर रहे हैं भाई, यहां पर हम ध्यान से लिखेगा डेंसिटी। ठीक है बच्चों, डेंसिटी की हम बात करें बच्चों तो उसका जो सूत्र होता है वो आपको पता है, डी समानुपाती होता है मास के और आयतन के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है भाई। आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम एस ब्लॉक तत्व में ऊपर से नीचे आते हैं, यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार के मान क्या होंगे बच्चों, वहां पर बढ़ने लगेंगे। यदि आकार का मान बढ़ेगा तो वहां पर वॉल्यूम क्या होगा, जो आयतन होगा वो क्या होगा, वो भी वहां पर बढ़ने लगेगा। और यदि आयतन बढ़ेगा बच्चों तो वहां पे क्या होगा, डेंसिटी का मान क्या होने लगेगा, वो वहां पर कम होने लगेगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मास भी बढ़ता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हमने देखा तो भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, आप ध्यान दीजिएगा कि भाई आयतन तो बढ़ता है, लेकिन आयतन की तुलना में भाई मास भी तो बढ़ेगा। भाई मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो द्रव्यमान क्या होता है भाई, द्रव्यमान यहां पर आयतन की तुलना में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि द्रव्यमान यहां पर मुख्य कारक होगा घनत्व को समझाने के लिए। तो हमने ध्यान से देखा बच्चों कि जब वर्ग में बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बढ़ता है परमाणुओं का, और इसके कारण वहां पर घनत्व का मान भी क्या होने लगता है, सामान्यतः यहां पर बढ़ने लगता है। तो हमने नोट किया बच्चों, यहां पर हम नोट करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एस ब्लॉक तत्वों में वर्ग में नीचे जाने पर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, अतः घनत्व सामान्यतया बढ़ता है। तो भाई यहां पर क्या होगा, घनत्व का मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आइए हम इसका क्रम को देखते हैं। यदि हम वर्ग नंबर 1 के सदस्य की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देगा भाई, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, तो हमने यहां पर वर्ग नंबर 1 के प्रमुख तत्वों को नोट किया। और यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान मतलब मास का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो घनत्व है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने यहां पे लिखा है सामान्यतया। ठीक है, सामान्यतया का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा नियम होता है, तो हो सकता है कि नियम बीच में फेल भी हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे रूल के अनुसार आंसर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर एक जो प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम आती है कि जो इस प्रकार यहां पर हमने चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह सोडियम और पोटेशियम के बीच में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा परिवर्तित आपको करना होगा। तो आपने ध्यान से देखा कि यहां पर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जो घनत्व है वो यहां पर हमें थोड़ा कम दिखाई दिया, किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पर जब हम पोटेशियम की बात करते हैं बच्चों, तो जो पोटेशियम है वो आवर्त संख्या कितने पर है, वो आवर्त संख्या 2, 3, 4 पर उपस्थित है। जब हम इसका विन्यास नोट करते हैं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और नेक्स्ट नंबर पर नोट किया हमने यहां पर क्या, 4s1। तो भाई हमने इस प्रकार से नोट किया है। आप देखिए मैंने यहां पर कुछ जगह छोड़ दी है, ये जगह कौन सी है, देखिए यहां पर ध्यान से कि भाई कोष्ठ नंबर, हम बात करें कोष्ठ नंबर 3 में क्या 3D नाम का कोई उपकोष होता है या नहीं होता है। तो आपने कहा सर 3s 3p के बाद में 3D भी आता है, लेकिन वो पोटेशियम में क्या होता है, वो रिक्त दिखाई देता है। तो हमने ध्यान से देखा कि यहां पर 5 कक्षक बने हुए हैं, किसके, 3D के,
जो पोटेशियम में रिक्त होते हैं। तो आपने ध्यान से देखा कि रिक्त कक्षक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं है लेकिन जगह तो खाली है। जगह खाली हुई तो क्या होगा बच्चों, इस जगह की वजह से क्या होता है, रिक्त डी कक्षक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या मिले हमें, यहाँ पे मिलते हैं रिक्त डी कक्षक दिखाई दिए। ठीक है, रिक्त कक्षक होंगे तो क्या होगा भाई, रिक्त कक्षक होंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने नोट किया, इससे क्या होता है, आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यदि वॉल्यूम बढ़ गया अचानक तो क्या होगा भाई, यहां पर अचानक वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, यहां पर जो घनत्व का मान है वो अचानक थोड़ा सा हमें कम दिखाई दिया। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम के घनत्व की तुलना करें तो आपको आंसर क्या देना है कि वहां पर जो पोटेशियम का जो घनत्व है वो कम है किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। तो हमने आंसर क्या दिया, क्योंकि वहां पर रिक्त कक्षक आ जाते हैं जो आयतन को बढ़ाने लगते हैं और आयतन को बढ़ने से घनत्व का मान भी कम हो जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आ चुका है तो आप इसको स्टार लगा लें, इसके जो कारण है इसका स्टार को से इसको प्रदर्शित कर दें। ओके, तो भाई हमने यहां पर घनत्व की बात कर ली है। घनत्व के बाद में हम एंट्री करते हैं अगली प्रॉपर्टी के अंदर। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में कुछ स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसको लिखा हमने अपचायक गुणधर्म। अपचायक गुणधर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर की हम बात कर रहे हैं। पहले इसका मीनिंग हम समझते हैं कि हम जानते हैं बच्चों के एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। ओके, यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से त्यागेंगे तो कोई अन्य यौगिक आयन या कोई रासायनिक जो प्रजाति होगी वो उसको ग्रहण करेगा और जो भी इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। भाई अपचयन किसके द्वारा हुआ, इन एस ब्लॉक के तत्वों के द्वारा हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण सामने वाले का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे अपचायक होते हैं, ये अपचायक कारक बनते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें आवर्त सारणी में सबसे अच्छे अपचायक जो कारक होते हैं वो कौन होते हैं, वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आप ये पहले नोट कीजिएगा कॉपी के अंदर। हमने पॉइंट नंबर नोट किया, पॉइंट नंबर 1 पर है एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में बहुत या सबसे अच्छे या सबसे अच्छे अपचायक कारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। भाई हम बात करें कि अपचायक जो गुण की हम व्याख्या कर रहे हैं उसका जो कारण बता रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को हम बता रहे हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, यदि मुझे यहां पर अपचायक जो नेचर इसका, जो गुणधर्म इसका, यदि उसका क्रम बताना है, ऑर्डर बताना है, तो मैं किसको मुख्य आधार बताऊंगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को। नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आयरन एंथैल्पी होगी उसको हम आधार बना सकते हैं आसानी से। तो आप देखिए यहां पर गैसीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यदि आपके पास तत्व गैसीय अवस्था में है तो आप इसका जो रीजन देंगे, कारण देंगे, वो क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहां पर जो रिड्यूसिंग नेचर होगा, आर एन क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर हो चुका है, वो क्या होगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा आयनन एंथैल्पी पर। जिस तत्व के आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही अच्छा अपचायक कारक कहलाएगा। तो जिसके आई का मान कम है वो बेस्ट क्या है, रिड्यूसिंग नेचर शो करने वाला तत्व कहलाएगा। तो यदि मैं इसके क्रम को जमा देता हूं तो क्रम मुझे इस प्रकार से दिखाई देंगे। देखिए ध्यान से, लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में, ये अपने मुख्य तत्व हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट वर्ग नंबर 2 में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो आप ध्यान से देखिएगा
दोनों ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर IE के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। यदि IE के मान कम होंगे तो अपचयक जो नेचर होगा इनका, जो रिड्यूसिंग जो नेचर होगा इनका, वो क्या होगा? वो बढ़ने लगेगा। तो हमने नोट किया अपचायक प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया कि वर्ग संख्या 1 में सबसे बेस्ट कौन बना है? सीजियम। और वर्ग संख्या 2 में सबसे बेस्ट कौन बना है? बेरियम बना है। ठीक है बच्चों। लेकिन मैं 3 बार बोला लेकिन, इसका मीनिंग आपको याद रखना है कि ये जो हमने ऑर्डर लिखा है किस चीज का? रिड्यूसिंग नेचर का। ये आपको कब बताना है? ये आपको कब बताना है भाई? ये आपको तब बताना है जब तत्व गैसीय अवस्था में हो। जब तत्व गैसीय अवस्था में होंगे तभी आपको ये आंसर देना है। यदि तत्व ठोस अवस्था में आ गए या वो किस अवस्था में आ गए? वो आगे लिक्विड में आ चुके हैं, तनु अवस्था में आ चुके हैं, तो आपको इस प्रकार का आंसर नहीं देना होगा। ठीक है बच्चों। तो आप देखिए यहां पर हमें यहां पर कुछ पॉइंट याद रखना होगा। यदि हमारे पास में क्या है? ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, ठोस अवस्था या लिक्विड स्टेट में हम बात कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम ठोस अवस्था में बात करेंगे तो यहां पर जो क्रम होगा वो वर्ग संख्या 1 में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने नोट किया वर्ग संख्या 1 में, वर्ग 1 में क्या दिखाएगा भाई हमें? यहां पर हमें दिखाई दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो भाई क्रम क्या था? क्रम था अपने पास में कि सीजियम बहुत अच्छा अपचायक होता है क्योंकि वही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन यहां पर ठोस अवस्था आते ही लिथियम सबसे आगे चल दिए हैं। तो ये हमें एक एक्सेप्शन याद रखना है कि लिथियम को हमें सबसे आगे नोट करना पड़ेगा रिड्यूसिंग नेचर में या अपचायक प्रवृत्ति के अंदर। लेकिन कब? जब ये ठोस अवस्था में होगा। ओके बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि धातु क्या होते हैं भाई? ठोस अवस्था में होते हैं। तो जब भी अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा किसी भी एग्जाम में तो आपको यही क्रम जमाना होगा। ये क्रम आप कब जमाएंगे? जब तक आपको गैसीय अवस्था वहां पर नोट ना कर दे प्रश्न में, जब तक आप ये क्रम जमा के नहीं आएंगे। अब भाई हमारे पास में एक क्वेश्चन फिर से आया कि सर यहां पर जो लिथियम है वो आगे क्यों चले गए? उनमें ऐसी क्या विशेषता दिखाई दी कि वो आगे चले गए? ठीक है। तो बच्चों जो इनके जो मान थे लिथियम का आगे जाने का जो रीजन था वो क्या था? एक प्रायोगिक मान पर डिपेंड करता है। भाई साइंटिस्ट ने क्या किया? केमिस्ट्री लैब में जाके इनके मान को निकाला। मान को निकालने के बाद में उनको पता लगा कि भाई लिथियम को क्या करना चाहिए? लिथियम को वहां पर में सबसे आगे रखना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल किया केमिस्ट्री के अंदर? आइए हम भी देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा भाई? हम यहां पर देखते हैं। यहां पर हम चलते हैं आपको, अब हम ले चलते हैं आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर। ध्यान से देखिएगा, इन लैब। अब हम लैब में आ चुके हैं, ऐसा मानिएगा आप। अब देखिए बच्चों क्या करना होगा? हमें एक काम करना होगा कि इन सब तत्वों को आप पहले बाजार से परचेज कर लें, खरीद लें। यदि आप इनको खरीद के लाते हैं तो ये आपको मिलेंगे कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये ठोस अवस्था में आपको बाजार से आसानी से मिल जाएंगे। अब ये बाजार से मिलने के बाद क्या करना होगा? हमें देखिए यहां पर केमिस्ट्री लैब में चले गए। हमारे पास में ये धातु है M, ये अभी कौन सी अवस्था में? ये भाई सॉलिड है, अभी ठोस अवस्था में आपको मिला है। आपको उसको क्या करना है? इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि जो ठोस अवस्था का जो धातु होगा वो गैसीय अवस्था में आ जाए। अब क्या हुआ अपने पास? आपने देखा कि यहां पर कौन सी अवस्था में आ चुका है? वो गैसीय अवस्था में आ चुका है। कैसे आया भाई? आपने उसको ऊर्जा प्रदान करी है। और ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में लाने के लिए दी गई ऊर्जा को हम बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। 8, 9, 10 पढ़ा होगा आपने। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा इसको हम बोलते हैं। ठीक है। या उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसको हमने लिख दिया SUB, सब्लिमेशन एनर्जी। भाई अब क्या हुआ? सभी के सभी तत्व
गैसीय अवस्था में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा भाई, सभी तत्व जो गैसीय अवस्था में आए हैं इनको हमें फिर से ऊर्जा देनी होगी। हमें कितनी ऊर्जा देनी है, हमें इतनी ऊर्जा देनी है कि सभी गैसीय जो परमाणु हैं वो अपना बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग दे और वो आयन बन जाए। तो यहां से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बता दिया। भाई इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, यहां पर बन चुका है वो M+ आयन बन चुका है। इसका मीनिंग हुआ कि हमने यहां पर भी ऊर्जा प्रदान करी है। जब ऊर्जा प्रदान करते हैं तो उस ऊर्जा को बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो हमने यहां पर कौन सी ऊर्जा दी है, आयनन ऊर्जा दी है, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, प्यार से उसको हम IE कहते हैं अंग्रेजी में। ओके, अब भाई हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि जो अपने पास में जो आयन बना है इसको हम पानी में डाल देंगे। ओके, एक बाल्टी ली, उसमें पानी भरा और सारे आयनों को हमने पानी में डाल दिया। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहां पर इसको जल में डाल दिया है। भाई जल में डालने पे क्या होगा बच्चों, जल का जो H2 होगा और जो यहां पर आयन होगा M+, इनके बीच में बंध का निर्माण होगा। M+ और H2 के बीच में बंध का निर्माण हुआ तो बंध के निर्माण से हमेशा ऊर्जा निष्कासित होती है, निकलती है। तो यहां से क्या होने लगी भाई, यहां से हमने देखा कि यहां से ऊर्जा निकलने लगी है। और जब आयन और जल के मध्य बंध बनता है तो निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, निकलने वाली ऊर्जा को बोलते हैं हम जल योजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर देखा हमने, यहां पर जल योजन ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम प्यार से हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं। और अब ये आयन उस पानी से भरी हुई बाल्टी में जल के अणु के साथ बंद बनाकर उपस्थित होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये हमने लिखा है AQ का मीनिंग होता है एक्वस मीडियम, जलीय माध्यम में ये उपस्थित है। तो भाई साइंटिस्ट हमसे ये कहा कि जितने भी आयन हैं उन सबके लिए, जितने भी यहां पर परमाणु दिखाई दे रहा है आपको, उन सबके लिए ये प्रोसेस आप फॉलो करो। ठीक है, सब तत्वों के लिए हमें ये काम करना है, ठोस से उसको गैस में लाना है, गैस से उसको आयन में लाना है, वो आयन को पानी में ठंडा कर देना है। और जितनी भी आपने ऊर्जा दी है, ये निकली है, उनके मान को आप एक कॉपी में पेन से नोट करते रहो। तो भी हमने क्या किया, हमने यहां पे देखा कि यहां पर हमने क्या किया बच्चों, यहां पर हमने देखा कि यहां पर ऊर्ध्वपात ऊर्जा को बोला हमने SUB, सब्लिमेशन एनर्जी। ओके, ये हमने प्रोवाइड करी है, दी है, इसलिए साइन किस में आएगा, प्लस। तो उसका मान किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा, क्योंकि ऊर्जा देते हैं तो प्लस में आता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, पर यहां पर हमने आयन ऊर्जा दी है तो यहां पर हमने फिर से प्लस नोट किया, यहां पर IE आया है क्योंकि ये ऊर्जा भी हमने यहां पर किसको, तत्व को दी है। ये ऊर्जा देखिए यहां पर निकलती है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर माइनस का साइन आएगा। और यहां पर हाइड्रेशन ऊर्जा क्या होती है, यहां पर जल योजन ऊर्जा निकलती है, इसलिए हमने यहां पर इसको चिन्ह को माइनस में लगा दिया है। तो दो ऊर्जा देते हैं, एक ऊर्जा निकलती है। हमें सभी तत्वों के लिए इनके मान नोट कर लेने हैं और जिस तत्व के लिए आपको मिलेगा क्या, न्यूनतम मान मिलता है, जिस तत्व के लिए आपको इन तीनों ऊर्जा का मान मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, वो होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो कहलाएगा बेस्ट अपचय कारक कहलाएगा। तो भाई जब साइंटिस्ट ने इन सबके मान निकाले और न्यूनतम ऊर्जा का मान देखा तो जो न्यूनतम ऊर्जा का मान हमें मिला है वो किसके लिए मिला है, वो न्यूनतम ऊर्जा मिलती है हमें किसके लिए, लिथियम के लिए मिली। और जब लिथियम के लिए न्यूनतम ऊर्जा मिली तो साइंटिस्ट को मजबूरी में लिथियम को आगे नोट करना पड़ा। आपको सोचिए बच्चों कि लिथियम के लिए मान लीजिए X ऊर्जा है, ऊर्ध्वपात ऊर्जा, ये Y मान लेते हैं। और हमने देखा कि जो लिथियम होता है वो सबसे छोटा आयन है, वो पानी से अधिक बंध बनाएगा तो He का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। जो छोटा आयन होते हैं, जो आकार में छोटे आयन होते हैं, वो पानी से अधिक मजबूती से बंध बनाते हैं और उनके He का मान क्या होता है, काफी अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ये बहुत अधिक मान नेगेटिव मिला तो सारी की सारी चीजें क्या होगी, आपको वो मिल जाएगी, न्यूनतम मिल जाएगी। तो लिथियम के लिए क्या होता है बच्चों, लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का मान बहुत अधिक
होता है, इसलिए इस इक्वेशन का मान क्या मिलता है हमें, सबसे कम मिलता है। और इस वजह से क्या होता है, लिथियम को हमें सबसे आगे नोट करना पड़ता है। तो हम एक शब्द में नोट कर सकते हैं कि जो अपवाद था उसका कारण क्या है, अपवाद का कारण लिखा हमने कि लिथियम के लिए He हाइड्रेशन ऊर्जा का मान सर्वाधिक था। ठीक है, यहां पर He का मान लिथियम के लिए क्या था, बहुत अधिक था, इसलिए इस इक्वेशन का मान हमें काफी कम मिला, न्यूनतम मिला, इसलिए लिथियम को हमें आगे नोट करना पड़ा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपसे यही क्रम पूछेगा, ये क्रम आप याद कर लीजिए, एक दो बार रिपीट कर लीजिए। इसका कारण आप भी आपको हमने बता दिया है, इसका कारण इस प्रकार से हमें प्रदर्शित किया। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें पढ़ी है और ऐसे लोग हम कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए इटूस इंडिया के साथ में। ओके, थैंक यू।